हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जिसमें मैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के सारे पीवाईक्यू जो ईएस में आए हुए हैं वे सारे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द आइडियली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, मैंने इसके आपके सारे कर्व की एक वीडियो भी डाली हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। इलास्टिक मतलब आइडियली प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा। ठीक है, प्लास्टिक मैंने आपको आइडियल प्लास्टिक का मतलब है जो मतलब जिसमें ज़रा सी भी इलास्टिसिटी ना हो, मतलब ये इसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, इट इज़ गलत। ठीक है, जिसमें ये कर्व होगा स्लोप वाला वे आइडियल प्लास्टिक नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी है तो ये भी गलत, इसमें भी है तो ये भी गलत, तो सही कौन सा हो गया? सी। सी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर द रिवर्सेबल स्ट्रेस। रिवर्सल स्ट्रेस का मतलब है कि कोई हम जैसे तार वगैरह लेते हैं। ठीक है, कोई भी वायर अगर हम उसे तोड़ने के लिए, ठीक है, बार बार इधर उधर मोड़ते हैं। ठीक है, उसे रिवर्सेबल स्ट्रेस कहते हैं। मतलब टेंशन से कंप्रेशन, कंप्रेशन से टेंशन, टेंशन कंप्रेशन। मतलब कोई भी हम अगर एल्युमिनियम का वायर लेते हैं, ठीक है, या कोई भी वायर लेते हैं, उसे हम तोड़ते हैं। ठीक है, जो हमारी टेक्निक है उसे रिवर्सेबल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि रिवर्सेबल स्ट्रेस में हमारा कंप्रेशन और टेंशन दोनों आता है, तो इसका इलास्टिक है नहीं। ठीक, इलास्टिक गलत। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि इसमें कमी। टॉलरेंस का मतलब है कि जैसे मेरे पास कोई ईंट है, ठीक है, ईंट के एमएम में, मतलब कि उसका साइज सही ना होने की वजह से उसमें जो कमी है उसे टॉलरेंस बोलते हैं, कि हमारा इतना टॉलरेंस हम झेल लेंगे। मतलब कि जैसे मेरी 18 mm की ईंट है, वो 19 सेंटीमीटर की ईंट है, और उसमें 0.1 सेंटीमीटर बड़ी आ जाए, छोटी आ जाए, या हम टॉलरेंस कह देते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर का टॉलरेंस है, मतलब इसकी लिमिट में आना चाहिए। ठीक है, वो होता है टॉलरेंस। तो इसका मतलब टॉलरेंस भी नहीं है। प्रोपोर्शनल लिमिट ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है प्रोपोर्शनल लिमिट का कि टेंशन और कंप्रेशन में, तो ये भी गलत। तो हमारा सही क्या है? एंडोजे स्लिम। ठीक है ना, यही हमारा ऑप्शन सही है, और इसका ही मतलब है रिवर्सेबल स्ट्रेस, टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग में कुछ ज़्यादा कराऊंगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में। ठीक है, मतलब कि 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन में है। ठीक, लेकिन एसएससी ना अलग अलग करके पूछती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में आपको पता भी होगा कि डक्टिलिटी क्या होता है। मतलब जो एक्स एक्सिस है, मैंने इसमें वीडियो डाल रखी है डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की और टफनेस की। टेनासिटी की मैंने अभी इसमें वीडियो नहीं डाली है, लेकिन ये 3 प्रॉपर्टी की वीडियो इसमें डली हुई है हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब है, ठीक है, जिसका ये एक्सिस ज़्यादा होगा वो डक्टाइल मटेरियल होगा। ठीक है, और जिसका ये एक्सिस ज़्यादा होगा वो ब्रिटल मटेरियल होगा। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल की बात करें, डक्टाइल मटेरियल की बात करें, अब इन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा किसका सही है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम डक्टाइल की, डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी, फेलियर विद वार्निंग, विदाउट वार्निंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो फेलियर होता है विदाउट वार्निंग के साथ, यह प्रॉपर्टी किसके साथ होगी? ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस फेलियर से पहले कोई वार्निंग नहीं देता है। ठीक है, तो बी का 1, तो बी का 1 किस में है? डी में। ठीक है, तो बी का 1 बस इसी में ही है, तो डी करेक्ट हो गया। एक ही चीज़ से बस हमें ब्रिटलनेस का अगर पता होगा तो एक ही हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अब डक्टिलिटी की बात करते हैं।
ए का। चलो और अगला पढ़ते हैं, ड्रॉ अ परमानेंटली ओवर द ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ शेप विदाउट रप्चर। ठीक, तो ड्राउन परमानेंटली ओवर द ग्रेट चेंज ऑफ द शेप। अगर परमानेंटली शेप चेंज हो जा तो उसका मतलब क्या हुआ, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या आता है, डक्टिलिटी, ठीक है ना। विदाउट रप्चर मतलब कि उसमें कोई फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल ऐसे होंगे जो शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट के बाद, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया 2, ठीक है। टेनिसिटी की बात करें सी की, तो टेनिसिटी का मतलब होता है आपको इसमें ज़रा सा टेंशन के बारे में मतलब हल्का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जैसे टेनासिटी मतलब टेंशन के बारे में कुछ रिलेटेड है। मतलब कि टेनासिटी की वो प्रॉपर्टी है जो हम टेंसाइल स्ट्रेस को मेजर करते हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो फेलियर होता है वो टेनासिटी होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका हमारा 4, ठीक है। टफनेस, एब्जॉर्ब एनर्जी एट अ हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, ठीक है। टफनेस क्या होता है, जो हमारी एनर्जी क्या होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन करके जो अंडर करवाता है, यही हमारा टफनेस होता है, ठीक है, टफनेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्ब एनर्जी दैट इज योर टफनेस। ये मैंने आपको बता रखा है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब टफनेस होता है एब्जॉर्ब एनर्जी एट अ हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, मतलब बिना फेलियर के जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे अगर हमारे प्रॉपर्टी ब्रिटल की भी प्रॉपर्टी का पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को सही कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको ये सारी बता दी है, लेकिन अगर ब्रिटल का पता होगा तो इस क्वेश्चन को सही कर देंगे, क्योंकि इस आंसर में बस एक ही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन इलास्टिक मटेरियल, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल और ब्रिटल की मैंने अभी बात करी है पहले क्वेश्चन में। अब रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड का मतलब रिजिड प्लास्टिक मटेरियल जिनका कुछ नहीं हो सकता, मानने की बात है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं इन इलास्टिक मटेरियल, मतलब इलास्टिक के अंडर, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से पहले, ठीक है। अब चलिए बात करें नो प्लास्टिक जोन, मतलब जिसमें प्लास्टिक जोन ना आता हो, वो कौन से मटेरियल होंगे, नो प्लास्टिक जोन, ठीक है। प्लास्टिक जोन कौन से मटेरियल में नहीं आने का, डेट इज डी, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूँ, ठीक है, तो 1 किस किस का है, 2 का और 1 का, मतलब कि 1 किस किस का है, सी का और डी का, ठीक है, सी का और डी का। डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक जोन आएगा, ठीक है, और जी ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक जोन नहीं आएगा, तो मैं इससे मैच कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला पढ़िए नो प्लास्टिक जोन, ठीक है, पहला है नो प्लास्टिक जोन। अब ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए 1 और 2 किस किस में है, सी में है और डी में है, या ये देखिए या पहला, ठीक है। चलिए डी का क्या हो गया 1, या एक तरीका और है, ठीक है। चलिए पहला ए जाइए, इन इलास्टिक मटेरियल, इन इलास्टिक मटेरियल मतलब इलास्टिक से पहला है, तो ए का क्या है, 3 या 4 में से कोई सा एक हो सकता है, ठीक है, 3 या 4 में से कोई सा एक हो सकता है। तो अब देखते हैं कौन सा होगा इसमें। इन इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर लोडिंग, ठीक है, स्ट्रेन इज 0 अंडर द स्ट्रेस लेवल एंड द स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट। इन इलास्टिक का मतलब है स्ट्रेन इज नॉट रिकवर आफ्टर अनलोडिंग, ठीक है। अनलोडिंग के बाद अगर स्ट्रेन रिकवर ना होता तो उससे की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन इलास्टिक, ठीक है। और ये रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का मतलब है स्ट्रेन इज 0 अप टू स्ट्रेस लेवल देन द स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसमें स्ट्रेन कहीं भी नहीं, मतलब रिजिड प्लास्टिक का मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो बी का क्या होगा हमारा 4, मतलब स्ट्रेन 0 होगा, हम उसमें कितना भी स्ट्रेस लगा लें, ठीक है, उसमें कोई कितना भी स्ट्रेस लगा लें उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का ये हो गया, तो ए का 3 हो गया, ठीक है। स्ट्रेन इज नॉट रिकवर आफ्टर अनलोडिंग इन इलास्टिक मटेरियल, मतलब कि इलास्टिक प्रॉपर्टी से अगर मैं ऊपर लोड लगाऊं, ठीक है, तो उसका रिकवर
नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेन रिकवर नहीं होगा। यह आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैंने पढ़ाया था। चलिए अब बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल। लार्ज प्लास्टिक जोन, डक्टाइल मटेरियल का लास्ट प्लास्टिक जोन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए का 3, बी का 4 और जी सी का 2, ठीक है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, दैट इज ए इज करेक्ट वन, ठीक है। ये हमारा सही है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये दो टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजिड प्लास्टिक मटेरियल क्या है, इनइलास्टिक मटेरियल क्या है। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक से ऊपर, ठीक है, अगर लोड लगाए हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फटीग, क्रीप, प्लास्टिसिटी और एंडोजेनस लिमिट, ठीक है। प्लास्टिसिटी का आपको पता है, प्लास्टिसिटी मतलब अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर है जिसका, ठीक है, ये जो इस सिपा होगा इसमें प्लास्टिसिटी होगा, ठीक है। एंडोजेनस लिमिट रिवर्सेबल स्ट्रेस मैंने आपको बताया। क्रीप कांस्टेंट लोड डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। और जी फटीग क्या होगा, ठीक है ना, जो एकदम टूट जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं मटेरियल। अब मटेरियल कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेनेबल लोड, ठीक है। अब मटेरियल, ठीक, अब मटेरियल मैं सेकंड की बात, ठीक है, अभी से पढ़ता हूँ। अब मटेरियल कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेनेबल लोड, ठीक है। चलिए इसका अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, चलो इससे अगला कर चलते हैं। डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू रिपीटेड द रिवर्सेबल स्ट्रेस, ठीक है। रिवर्सेबल स्ट्रेस का मतलब आया तो रिवर्सेबल हमारा डी का हो गया, ठीक है। डी का 2 हो सकता है और डी का 2 में कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो इसे भी छोड़ते हैं, यह भी हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की। अब मटेरियल हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलियर अंडर द रिवर्सेबल स्ट्रेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड बिलो द लेवल, ठीक है। चलिए इसमें भी रिवर्सेबल स्ट्रेस का काम आया है, ठीक है। रिवर्सेबल स्ट्रेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड बिलो द लेवल, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी टू नॉट फेलियर अंडर द रिवर्सेबल स्ट्रेस ऑफ द मैग्नीट्यूड बिलो द लेवल, ठीक है। इसमें रिवर्सेबल आया तो हम डी का 3 हो सकता है। चलिए यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से हम इसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। चलिए डी का क्या हो गया 3, ठीक है, और डी का 3 हो गया। अब प्लास्टिसिटी, अब बात करते हैं इसकी। द मटेरियल कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इट स्ट्रेस, ठीक है। मटेरियल डिफॉर्म जब भी होगा जब उसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो मैं सी का 4 कर दूँ, ठीक है। अब हमें इसका पता लग गया, इसका पता लग गया, ठीक है। सी और डी का, सी का 3 इसमें है और डी का 4, ये हो सकता है और जी ये हो सकता है, ठीक है। डी का 3, सॉरी गलत लगा दिया। सी का 4 डी का 3, ठीक है। सी का 4 डी का 3 या तो ये हो सकता है और जी सी का 4 डी का 3 आएगा, मतलब कि ए या सी में से कोई सा एक हो सकता है। अब देखते हैं इनमें से, ठीक है। फटीग के बारे में अभी हमें इतना कुछ नहीं पता। मैं क्रीप की बात करता हूँ। क्रीप क्या होता है, डिफॉर्म विद अ टाइम, ठीक है ना। मटेरियल कंटिन्यूसली डिफॉर्म विद टाइम अंडर द सस्टेनेबल लोड। अगर हमारा क्रीप का मतलब है कि डिफॉर्म होना, मतलब मटेरियल का डिफॉर्म होना टाइम के साथ, ठीक है, ये क्रीप का मतलब होता है, ठीक है। अगर हमारा कोई बीम है, ठीक है, ये कोई कॉलम लटका हुआ है, ठीक है, इस पर लोड लग रहा है पी, टाइम के साथ ये हल्का हल्का क्रीप शो करने लग जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्रीप मतलब कि इतना डिफॉर्म हुआ है, ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है, इतना डिफॉर्म हो गया है। तो इसे ही हम क्रीप बोलते हैं, टाइम के साथ जो बढ़ता है, लेकिन ये रिकवर नहीं होता है, ठीक है। तो क्रीप का बी का
1 और ऑटो एक ही बचा तो फटीक डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू मटेरियल टू रैप्चर रिवर्सेबल स्ट्रेस, ठीक है, फटीक का 2, तो ए का 2 ठीक इसमें है और इसमें है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वजह से गया, तो ए करेक्ट 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए टेनासिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी एंड मेबिलिटी, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको टेनासिटी बता दी, टेंशन की वजह से, प्लास्टिसिटी का आपको पता है, डक्टिलिटी का आपको पता है। अब आया है नया टर्म मेबिलिटी। मेबिलिटी का मतलब होता है अगर हम किसी मटेरियल को छेदते हैं और उसका एक पेपर टाइप बनाएं, ठीक है ना, जो जितने आसान तरीके से होगी उसकी मेबिलिटी उतनी आसान होगी, ठीक है ना। दैट डक्टिलिटी का मतलब है जितना हम खींचे उतनी आसान तरीके से खींच जा तो हो गया डक्टिलिटी मटेरियल। और प्लास्टिसिटी दैट इज द सेम, ठीक है। डक्टिलिटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी एक मटेरियल हो सकता है, मटेरियल का डक्टिलिटी नाम दे सकते हैं, ठीक है। टेनेसिटी टेंशन की वजह से। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। कंटिन्यूस टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो सकता है बिना स्ट्रेस लगा हो, मच इंक्रीज स्ट्रेस, ठीक है। प्लास्टिसिटी बी का 1 ऑप्शन में है ये रहा, ठीक है, तो बी का मैं 1 कर दूँ, ठीक। अब बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन टेनासिटी, ठीक है, ए का 2 इन 2 का है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डक्टिलिटी एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन विदाउट रप्चर, एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन विदाउट रप्चर, ठीक है। एबिलिटी टू ड्रॉ आउट ऑफ टेंशन टू अ स्मॉल सेक्शन विदाउट एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट बाय द टेंशन टू अ स्मॉल सेक्शन विदाउट रप्चर, ठीक। एबिलिटी बाय टेंशन मतलब कि टेंशन लोड लगा रहे हैं उसमें और वो स्मॉल, ठीक है। एबिलिटी टू आउट बाय टेंशन उस स्मॉल सेक्शन विदाउट रप्चर मतलब वो टेंशन को झेल रहा है, ठीक है, बिना रप्चर हुए, मतलब बिना डिफॉर्म हुए, रप्चर मतलब बिना फ्रैक्चर हुए, ठीक है ना, रप्चर हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डक्टिलिटी, टेंशन का मतलब है डक्टिलिटी, ठीक है। टेंशन की वजह से जो भी खींच रहा है, ठीक है। मेबिलिटी क्या है, इन एक्सटेंशन इन द डायरेक्शन विदाउट रप्चर मतलब एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को अगर छेद रहे हैं, मेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था आपको, अगर किसी चीज़ को हम हथौड़े से छेद रहे हैं वो चारों तरफ फैल लिया तो वो होता है मेबिलिटी। तो इसलिए ही इसमें इन टेंशन का नाम दे दिया, तो इसलिए हम इसे डी का 4 नहीं कर सकते, ठीक है। टेंशन का नाम दे दिया तो टेंशन हम डक्टिलिटी जो भी हम माइल्ड स्टील स्ट्रेन कर्व करते हैं या तो उसमें कंप्रेशन करते हैं या टेंशन की वजह से करते हैं, ठीक है, उसमें हम कभी हम स्ट्रेस नहीं लगाते, ठीक है, ऐसा मेबिलिटी वाला, ठीक। तो इसलिए हम डक्टिलिटी को 4 देंगे और डी को 3 देंगे, ठीक है। तो सी का 4 और डी का 3, तो ए इज करेक्ट 1, ठीक है, ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशो, बल्क मॉडुलस, रिजिड मॉडुलस, ठीक है। अब के सारे ही टर्म नए हैं, चलिए बात करते हैं। यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशो, बल्क मॉडुलस, रिजिड मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, ई, यंग मॉडुलस ई, ठीक। यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशो, बल्क मॉडुलस और रिजिड मॉडुलस, ठीक है, जी के म्यू। इनकी सबकी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, ठीक है ना, इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या है, इनके सबके फॉर्मूले, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आंसर की, ठीक है। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक है।
अब यंग मॉडुलस है, पॉइजन रेशो है, बल्क मॉडुलस है, रिजिड मॉडुलस है। ठीक है, अब हम इन्हें पढ़ते हैं, इनके हिसाब से इनका आंसर लगाते हैं। लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब पॉइजन रेशो हो सकता है। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेकिन पॉइजन रेशो का बी का 1 सही है। ठीक है, बी का 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट तो इलास्टिक लिमिट से अंदर में। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ही हमारा इलास्टिक लिमिट के अंडर में होता है। ठीक है, दैट इज बी। शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, रिजिडिटी मॉडुलस शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। रिजिडिटी मॉडुलस शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये 4। अगर आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैंने बताया अपने हिसाब से सही। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, रिजिड मॉडुलस होता है शेयर स्ट्रेस का। ठीक है, देख यंग मॉडुलस होता है यंग मॉडुलस शेयर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, लैटरल टू लीनियर स्ट्रेन यंग मॉडुलस होता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस टू कोरस्पॉन्डिंग टू अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रिजिड मॉडुलस शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, ये इनके फॉर्मूले भी। ठीक है, और इनके फॉर्मूलेस और इनकी डेफिनेशन अगर आपको अच्छी तरीके से देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाए, वीडियो अपलोड हुई है इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट के आसपास की, बस इन चारों पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए फिर क्रीप का आ गया। ठीक है, क्रीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टर्म प्लास्टिक प्रॉपर्टी के। ठीक है ना, इस चैप्टर में। ठीक है, क्रीप ये टर्म्स आपके इन टर्म्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्रीप की। क्रीप इज़ अ ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट अ कांस्टेंट लोड। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो क्रीप होता है वो कांस्टेंट लोड से होता है। तो ये वेरिंग लोड है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। ठीक है, अब ये 2 बचे, इनमें देखते हैं। जो क्रीप होता है वो इलास्टिक होता है? जी नहीं। ठीक है, इलास्टिक का मतलब होता है अगर हम उस पर से लोडिंग करके अनलोडिंग करें तो वो अपनी शेप में आ जाए। क्रीप कभी ऐसा नहीं होता कि उस पर क्या नाम है अनलोडिंग करें वो अपनी शेप में आ जाए। ठीक है ना, वो अपनी शेप कभी रिटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लास्टिक स्टेन होगा। तो ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेजिलियंस और टफनेस में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेजिलियंस क्या होता है? अभी मैंने आपको टफनेस की बात बताई थी। ठीक है, इसमें तो रेजिलियंस ये है हमारी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट दैट इज़ अ रेजिलियंस। मतलब कि अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे लेकिन इलास्टिक लिमिट से पहले, तो दैट इज़ अ रेजिलियंस। ठीक है, अब इसमें से देखिए कौन सा आपको मैच करेगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी गलत, रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी सही है। रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी मतलब स्ट्रेन एनर्जी को रिकवर कर लेना, ये सही हो सकता है। ठीक है, अभी मैं कंफर्म नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी गलत, शेयर स्ट्रेन एनर्जी बियॉन्ड हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से तो आगे जा ही नहीं सकते, गलत। तो आंसर क्या है हमारा ये। ठीक है, जो ऑप्शंस में सबसे अच्छा हमें लगता हो वो हमारा ही आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलास्टिक लिमिट इज अ पॉइंट। ठीक है ना, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट
चलिए करिए, देखिए कौन सा आंसर है। अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अप टू स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो सकता है। एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा। अप टू विच लोड इज रिमूव्ड एन ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रिगेन्ड। ठीक है, ये इससे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट वही होता है जिस पर से हम लोड हटा दें वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ठीक है, और अपनी शेप को ओरिजिनल वॉल्यूम और ओरिजिनल शेप में रिगेन आए। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, एट विच टफनेस इज मैक्सिमम, ये क्या है? ठीक है, चलिए। तो इससे इट इज़ विच स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये सही है, लेकिन ठीक, ये अप टू की वजह से गलत हो गया। ठीक, तो इसकी वजह से गलत हो गया, तो हमारा सी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, और सी भी सबसे सही लग रहा है मुझे। ठीक है, अप टू की इसे नहीं कह सकते, अप टू की वजह से गलत है, लेकिन जो सबसे सही लग रहा है वो हमें ये लग रहा है कि इलास्टिक लिमिट जो होता है उसे मतलब लोड हटाने के बाद जो ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है वही हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, इसे भी सही कर सकते हैं, आंसर इसके 100 हैं। ठीक है, इसे भी सही कर सकते हैं, इसे भी सही कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है ये, अगर हमारा ऑप्शन एक लगाने को है तो ये, अगर दोनों लगाने को है तो ये। ठीक है, नहीं तो हमारा ये बस यही सही है। ठीक है, जो हम मैक्सिमम वोटिंग करेंगे तो उस पर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मटेरियल in which large deformation is possible before the absolute failure or rupture is take place. Large deformation before the failure, बस इतना याद रखिए। किस किस में होता है लार्ज डिफॉर्मेशन? प्लास्टिक में और डक्टाइल में, दोनों चीज़ है सेम। लेकिन अगर मटेरियल की बात आ जाए, दैट इज योर डक्टाइल, करेक्ट। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्ट टू अ लॉन्ग टाइम आ गया, एक इस पर ध्यान दीजिए, लॉन्ग टाइम। ठीक है, सस्टेनेबल लोड डिफॉर्म प्रोग्रेसिव विद टाइम स्पेशली एलिवेटेड टेम्परेचर। एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए। सम स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम। ठीक है, सस्टेन लोड, बहुत समय से उसने बेचारे ने लोड ले रखा है। ठीक, डिफॉर्म प्रोग्रेसिव विद टाइम, मतलब टाइम के साथ डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, डिफॉर्म हो रहा है एट अ एलिवेटेड टेम्परेचर से। इतनी देर में आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए इसका। ठीक है, इतनी बार कर लिया हमने क्वेश्चन, तो आंसर सी। ठीक, चलिए, दैट इज़ अ बेस्ट क्वेश्चन। और जी ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं कंप्लीट माइल्ड स्टील स्ट्रेन कब बताता हूँ, कौन सी चीज़ कब आती है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, यह है फेलियर पॉइंट, यह है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, यह है इतना इल्ड प्लेटिनियम, इल्ड प्लेटो। ठीक है, यह है अपर इल्डिंग या इल्डिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इल्डिंग पॉइंट। ठीक, यह हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, ये हमारा इलास्टिक लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? 4 पे। ये तो पहले क्या है 4, फिर है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट नहीं है। 4 के बाद क्या होगा 1। ठीक, पहले पे पहला नंबर इसका, ठीक है, दूसरा नंबर इल्ड प्लेटिनियम, दूसरा नंबर इसका, तीसरा नंबर इसका, चौथा नंबर इसका, पांचवा नंबर इसका। तो चौथा पांचवा
दैट इज ए इज करेक्ट वन। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है। ठीक, चौथा पहला है और दूसरा लास्ट का, पाँचवें नंबर पे दूसरा है। ठीक है, पाँचवें नंबर पे दूसरा, तो सी इज़ करेक्ट वन। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पाँचवें नंबर पे दूसरा। ठीक है, ये सही है। जो पहले, चलो इसे लगाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा है 4, दूसरे नंबर पे कौन सा है 1। ठीक है, तीसरे नंबर पे तीसरा, और जी चौथे नंबर पे पाँचवा। ठीक है, और जी पाँचवें नंबर पे दूसरा। तो 4 1 3 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2, दैट इज़ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ मटेरियल विथ लार्ज डिफॉर्म इज पॉसिबल बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर बाय रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने किया था अभी। देखिए, वो क्वेश्चन 2003 में आया है, ये क्वेश्चन 2011 आया है ईएस में। ठीक है, जब ईएस रिपीट कर सकता है तो एसएससी क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो ईएस में भी रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, वो 2003 में आया था। इससे पहला क्वेश्चन जो करा था हमने लगभग तीसरा 11वां क्वेश्चन था वो, और ये क्वेश्चन भी 2011 में आया। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है, दैट इज डक्टाइल मटेरियल। ठीक, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। अ मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, कोई मटेरियल है, ठीक, इलास्टिक, तो ये आपको पता है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। आइसोट्रोपिक, कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर सभी डायरेक्शन में, किसी मटेरियल की किसी भी पॉइंट की, एक पॉइंट की और डायरेक्शन में सभी प्रॉपर्टी अगर सेम है, ठीक है, या सभी प्रॉपर्टी सेम है, तो वो क्या होगा, आइसोट्रोपिक। ठीक है, यही पूछा मटेरियल आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सेम। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, ये आइसोट्रोपिक, ऑल डायरेक्शन में अगर सेम है, दैट इज आइसोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, ठीक, और होमोजीनियस की बात करते हैं। अगर सभी पॉइंट की एक डायरेक्शन में सेम है, सभी पॉइंट की प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में सेम है, इवन दैट इज योर होमोजीनियस। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है, ऑर्थोट्रोपिक की अगर बात करें, ऑर्थोट्रोपिक का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब कि ये एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपस में जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, दैट इज योर
ऑर्थोट्रोपिक। प्रॉपर्टी सेम नहीं है लेकिन म्यूचुअल परपेंडिकुलर में उसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक। लेकिन प्रॉपर्टी सेम नहीं है लेकिन ऑल डायरेक्शन में उसे बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। ठीक है, एक आध दिन में डालूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट साइकिल व्हेन इलास्टिक लिमिट टेंशन इज राइज एंड इलास्टिक लिमिट कंप्रेशन इज लॉस, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या कहा है इन्होंने, समझते हैं पहले। ठीक, इन अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, कोई माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है, टू टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट साइकिल्स द इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज राइज, मतलब कि टेंशन की तरफा जो इलास्टिक लिमिट वो बढ़ जाती है और जी कंप्रेशन की तरफा इलास्टिक लिमिट घट जाती है, तो उसे बोलते क्या है। ठीक है, उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं बुशिंगर इफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, चलिए इसके पीछे की कहानी देखते हैं। कोई मटेरियल लिया हमने, ठीक है, ये हमने कंप्रेशन का लोड देखा, ये हमने टेंशन का। ठीक है, मैंने इसमें कंप्रेशन लोड लगाया पहले। ठीक है, यहाँ। ठीक, उसके बाद फिर मैंने इसमें टेंशन लोड लगाया। ठीक, ये टेंशन लगा। ठीक है, यहाँ पे है इसकी प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड लगाया। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने क्या नाम है लोड लगाया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा लोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाकर यहाँ पे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेंशन की प्रॉपर्टी मतलब टेंशन झेलने की प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी लेकिन कंप्रेशन की कम होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं बुशिंगर इफेक्ट। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है।